According to the National Highways Authority of India, India's current route length is about 63 lakh kilometer, out of which 1.43 lakh kilometer is of national highways, on which about 50% of India's traffic moves on. Now, the development of road network, both national highways and expressways, are very crucial to the country as they have a multiplier impact on the economy. Now, under the BJP-led government, a very ambitious project known as Bharatmala Pariyojana is underway, in which the augmentation of existing network is being undertaken and economic corridors are being built. Now, today at AT Infra, we are in a conversation with Minister of State for Road Transport and Highways, Honorable Harsh Malhotra ji. And sir, really appreciate you joining us out here AT Infra interview. बहुत धन्यवाद. So I would like to start कि the भारतमाला project is a consolidation phase में है. अभी आगे जाके there are ambitions of the government to work on access control expressways. इसके ऊपर अगर आप हमें कुछ ब्रीफ देना चाहें. 2014 से लेकर के 2025 आया, लगभग 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न से और हमारे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की गाइडेंस से और हार्डवर्क से हम पिछले 11 सालों में लगभग 56,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज को बना पाए. अगर हम कंपेयर करें तो आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक लगभग 65 सालों में 92,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज बने थे. और ये हाईवेज इन 11 सालों में बने हैं. ये हाईवेज केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है, बिटुमन की रोड्स नहीं है. दीज आर द हाईवेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया. दीज आर द हाईवेज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. आज हम 1 रुपया अगर हाईवे के ऊपर खर्च करते हैं तो देश की जीडीपी में वो 3% का एडिशन करता है. न केवल कनेक्टिविटी विद द रूरल एरियाज, बट द कनेक्टिविटी विद द पोर्ट्स, मेजर रेलवे स्टेशंस, मेजर एयरपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. These are, we can call it economic corridors. हम जब ये हाईवेज बनाते हैं तो इसका कितना रिपल इफेक्ट है वो बताना चाहूँगा आपको. पिछले 5 साल में हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शंस के कारण अप्रोक्सीमेट 650 करोड़ ऑफ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड. तो आज जो भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, आज हमने जापान को भी सरपास किया है, आज हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं. तो उसमें हमारे हाईवेज का बहुत बड़ा योगदान है. और ये केवल शहर को शहर से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इस बात को भी इंश्योर किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गांव को, किसी भी छोटी सिटी को अगर हाईवे से कनेक्ट करना है तो उसको मैक्सिमम 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, नॉट मोर देन दैट. तो पूरे देश को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से नॉर्थ ईस्टर्न के 4 बॉर्डर स्टेट्स तक, हम लगातार हाईवेज का बनाने का पर्पस ही यही है कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, गांवों के साथ शहरों का जुड़ना, गांवों का प्रोड्यूस मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंचे. क्योंकि गांव का जो प्रोड्यूस है, हमारे ग्रामीण बहन भाइयों का जो उत्पाद है, वो दूध है, दही है, फल है, सब्जी है, अनाज है, वो पेरिशेबल आइटम है. वो खराब ना हो, टाइमली वो गांव से मार्केट तक पहुंचे, शहर तक पहुंचे, जिसके कारण से आज हमारी इकोनॉमी इतने फास्ट ट्रैक पर चल रही है. एक समय था जब 2014 से पहले देश में हाईवे 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनते थे. आज उसकी गति 28, 29, 30 किलोमीटर पर डे हुई है.
इवन कोविड के टाइम में हमारी ये गति 34 किलोमीटर पर डे थी। तो हाई स्पीड कॉरिडोर्स का बनना, आज हमें अगर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो वो पहले दिल्ली से मुंबई, अगर अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें काम चल रहा है। आज अगर दिल्ली से मुंबई पुराने हाईवे से जाना है तो 33-34 घंटे लगते हैं। इतनी लगातार कोई भी ड्राइव करना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। बीच में रुकना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। लेकिन अब जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो लगभग 1350 किलोमीटर का बैठेगा और उसके ऊपर 12,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा रहा है। तो सिंगल ड्राइव में भी पहुंच सकता है। और खाली हाईवेज की बात नहीं है, उस पर हम वे साइड एमिनिटीज भी डेवलप कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर्स हम वहाँ पर एमिनिटीज क्रिएट कर रहे हैं हाईवेज के दोनों तरफ, जहाँ पर फ्यूल पंप्स भी हैं, वहाँ पर फर्स्ट एड भी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्रीज भी हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर ढाबों की व्यवस्था भी की गई है, अच्छे ईटिंग जॉइंट्स भी बनाए गए हैं, वहाँ छोटा-मोटा मोटल्स भी हैं, अगर रात को किसी ने रुकना है तो रुक सकता है, पार्किंग का सफिशिएंट स्पेस है वहाँ पर, और जो फैसिलिटीज़ वहाँ चाहिए, सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ताकि मूवमेंट ईज़ी, सीमलेस, बेहतर हो। ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया। तो सर फ्यूचर अगर हम मान सकें तो पिछले 10-11 साल में एक कंसोलिडेशन हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज में। भारतमाला ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है उस प्रोग्राम ने। तो अभी जाके फ्यूचर में आपसे ही अगर हम ये पूछ सकें कि जैसे एक मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, क्या वो फ्यूचर बनेगा इंडिया का? इज द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? प्रधानमंत्री का जो 2047 का विकसित भारत का विज़न है, उसमें हमारे मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवेज़ ने भी अपना एक विज़न तैयार किया है। हम 2034 तक ही लगभग 40,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और मैंने बताया कि सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर्स जिसमें 100 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी जा सकेगी, तो उसके लिए रोड्स का बेहतर होना, रोड्स का सीमलेस होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा विज़न भी यही है कि हम पोर्ट्स के साथ उनकी कनेक्टिविटी दे सकें। और बहुत स्थानों पर ऐसा है कि पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, इसका एक हब जो कि इंटीग्रेटेड हब बने और जो नेशनल हाईवे उसके साथ कनेक्टेड हो। हम कोस्टल एरियाज़ पर भी हाईवेज़ की तैयारी कर रहे हैं। उड़ीसा के कोस्टल वाले एरिया में हमारा हाईवेज़ की तैयारी चल रही है। उसके ऊपर काम भी प्रारंभ हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारा विज़न 2047 है नॉर्थ का, उसमें इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के साथ-साथ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बने, जहाँ पर बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जो व्यापार के बड़े केंद्र हैं, उन उन शहरों को आपस में जोड़ा जाए, उन स्टेट्स को आपस में जोड़ा जाए, ताकि स्पीड के साथ-साथ इकोनॉमी को भी अपलिफ्ट कर सकें। ये हमारा इसमें मोटिव है। अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, और जिसके कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, जिसके कारण से सीमलेस कनेक्टिविटी भी है, और पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जिस गति से हमारा काम चल रहा है, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे सीनियर लीडर्स का, प्रधानमंत्री जी का, गडकरी जी का जो विज़न है, उस काम में हम लोग लगे हैं। सर रोड सेक्टर में जो अवार्ड मॉडल होता है,
हैम जो बहुत पॉपुलरली इम्प्लीमेंटेड हुआ है, उसके बाद ईपीसी भी है। लेकिन जो बीओटी है, बीओटी मॉडल को लेके एक इंडस्ट्री का रुझान भी है। वो चाहते हैं कि बीओटी मॉडल फिर से रिवाइव हो, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी है। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि मिनिस्ट्री इज़ द मिनिस्ट्री लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्विकिंग द बीओटी मॉडल कुछ इस तरह से, ताकि इंडस्ट्री का रुझान और इंटरेस्ट फिर से आ जाए? आप ठीक कह रहे हैं, बीओटी मॉडल बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र है। उसमें कंसेशनर उस पर्टिकुलर रोड को या हाईवे को बनाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने में जो टोल स्टिपुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, उस टोल का कलेक्शन करते हैं और जब वो टाइम पीरियड ओवर होता है तो वो वापस ट्रांसफ़र होता है सरकार को। ये बात सही है कि उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, उसको हमने थोड़ा सॉल्व किया है। पहले ट्रैफ़िक मूवमेंट का 20% वेरिएशन के बाद हम कंसीडर करते थे उनकी कॉस्टिंग को। अब हम उसको 5% के वेरिएशन के बाद ही कंसीडर कर रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब देश में कंसेशनर्स उसको बनाएँगे और मेंटेन करेंगे और चलाएँगे और टोल कनेक्ट करेंगे, तो सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ता है और देश की इकोनॉमी भी बहुत अपलिफ्ट होती है। तो उसकी कंसिडरेशन में है, उसको हम डेफ़िनिटली बेटर कर रहे हैं ताकि कंसेशनर्स को भी उसका बोझ बहुत ज़्यादा ना पड़े। मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो हम आज हाईवेज़ बना रहे हैं, उसमें कोई भी मेजर सिटी है, उसके हाईवेज़ को हम जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने जयपुर एक स्पर बनाया, एक उदाहरण के तौर पे बना रहा हूँ। तो उससे लगभग 1.5 घंटा कम टाइम लगेगा और जिस गति से जयपुर पहुँचना चाहिए दिल्ली से, मैं ऐसा मानता हूँ शायद 2.5 या 3 घंटे में हम दिल्ली मुंबई हाईवे से उस स्पर को, जिसको अभी हमने ट्रायल के लिए शुरू भी किया है, तो इससे सिटीज़ का डिकंजेशन भी होता है। और मैं अगर आपको दिल्ली के डिकंजेशन का बताऊँ जो हमने प्लान किया है अभी, 12,500 करोड़ हमने खर्च करने हैं दिल्ली के डिकंजेशन प्लान को लेकर के। जो ट्रैफ़िक अननेसेसरीली दिल्ली में आता है, जिसको हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाना है, हरियाणा से अ, उत्तराखंड की तरफ जाना है, तो वो दिल्ली में ना आए, इस बात का भी ध्यान रखा। जैसे कटरा अमृतसर दिल्ली हाईवे है। अब वहाँ से दिल्ली आने वाले लोगों को दिल्ली की मेन सिटी में एंटर ना करना पड़े, अगर उन्हें एयरपोर्ट जाना है, तो यूईआर 2 के साथ हम उसको टच कर रहे हैं। हमने यूईआर 2 बनाया है लगभग 50 किलोमीटर के करीब, जो अलीपुर से द्वारका से होते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ रहा है। अब आप देखते होंगे जब गुड़गांव से आप एयरपोर्ट की तरफ से दिल्ली एंटर करते हैं, तो आधा घंटा पौना घंटे का जाम मिलता है। उसके लिए हमने यूईआर 2 के एक एंड पॉइंट से लेकर के और नेल्सन मंडेला रोड तक एक टनल प्रपोज़ की है 7 किलोमीटर की, जिससे कि वो सारा ट्रैफ़िक जिसको लगभग 45 मिनट्स लगते हैं नेल्सन मंडेला रोड तक पहुँचने में, मे बी मोर, वो सिर्फ़ 10 या 12 मिनट में पहुँचेंगे। इवन अ, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत से आने वाला ट्रैफ़िक को अगर उत्तराखंड जाना है, देहरादून जाना है, तो जो दिल्ली-देहरादून हाईवे हम अगले 2-3 महीने में खोलने जा रहे हैं, तो उसको अक्षरधाम आना पड़ेगा उस पर जाने के लिए। उसके लिए भी हमने अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी तक का यूईआर 2 का एक्सटेंशन को प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली देहरादून से आने वाले ट्रैफ़िक को अगर नोएडा जाना है, तो उसको अभी अक्षरधाम पे दिल्ली में एंट्री करने के बाद नोएडा जाना है, तो वो दिल्ली कंजेस्टेड होती है, ट्रैफ़िक होता है, जाम होता है। तो उसके लिए भी हम ट्रॉनिका सिटी से गाज़ियाबाद होते हुए नोएडा तक लेके जा रहे हैं उसको और फिर वो नोएडा से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से टच कर रहे हैं। सिमिलरली
जो दिल्ली नोएडा से दिल्ली आते हैं, डीएनडी है, तो डीएनडी से आने के बाद अगर किसी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है, तो वहाँ पर सराय काले खां से हम एक स्पर तैयार करें, जो कि हम शायद अगले 1 महीने में उसको ट्रैफ़िक के लिए जनता को समर्पित कर पाएँगे। वो हमारा लगभग तैयार है कि डीएनडी से उतरे और आश्रम बाईपास होते हुए वो फरीदाबाद होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर के मिल पाएगा। कालिंदी कुंज हमारा एक बहुत कंजेस्टेड पॉइंट बन चुका है। वहाँ पर 4 की बजाय 6 तरफ से रोड्स आ रही हैं। हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसके पास से प्रारंभ हो रहा है। हम उसके डिकंजेशन प्लान के लिए भी काम कर रहे हैं और उसको अभी उस पर सर्वे चल रहा है और उसको भी सिग्नल फ्री करने वाले हैं। इस तरह से दिल्ली के चारों तरफ अनवांटेड ट्रैफ़िक नहीं आए और दिल्ली में भी जाम ना लगे, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अब बारापुला डीएनडी बारापुला से कनेक्ट होता है। बारापुला एम्स के पास जाकर के उतरता है। अगर ट्रांस यमुना के ट्रैफ़िक को एयरपोर्ट जाना है, तो जहाँ बारापुला लैंड कर रहा है, वहाँ से आईएनए से लेकर के और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रोड हमने प्लान की है। और वो केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नहीं, वो गुड़गांव और मानेसर भी जा रही है। तो ये एक सिटी का उदाहरण मैंने आपको दिया और ये सारा काम हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज अथॉरिटी कर रहा है, जिसमें कुछ मदद हमें वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स की भी लेते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास के साथ-साथ विरासत भी। मैं अभी अयोध्या गया था, तो अयोध्या में चित्रकूट, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर, इसका एक क्वाड्रुपल रोड्स कनेक्ट करने की हाईवेज बन रहे हैं, जिससे कि हमारा जो विरासत है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसको भी टच कर रहे हैं अपने हाईवेज के माध्यम से। तो ये एक उदाहरण है और सभी मेजर सिटीज पर उसका बाईपास या उसका रिंग रोड, जैसे इंदौर का रिंग रोड हम काम कर रहे हैं। मैं सभी सिटीज का आपको बता सकता हूँ। गुवाहाटी के रिंग रोड पर हम काम कर रहे हैं। तो हाईवेज केवल कंक्रीट की रोड्स पर नहीं है, ये इसके साथ-साथ अगर मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। हाईवेज बनते हैं, उसमें पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बड़े पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जाए, एक जगह से उठा करके दूसरे प्लेस पर उनको वहाँ पर प्रत्यारोपित किया जाए और हम लगभग 1 लाख बड़े पेड़ ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और उसका सर्वाइवल रेट इज़ मोर देन 85%। और अगर कभी पेड़ काटना भी पड़ता है, तो 1 पेड़ कटता है तो उसकी जगह पर 10 पेड़ हम लगाते हैं और हमारा जो भी हाईवे है, उसके दोनों तरफ हम उसको ग्रीन कॉरिडोर्स और ग्रीन हाईवेज बना रहे हैं। उसके मीडियन में भी हम अपनी ग्रीनरी की पूरी ध्यान रख रहे हैं। तो विकास के साथ-साथ विरासत भी है और अपनी प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करने का काम हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कर रहा है। सर, आपने जो दिल्ली के बारे में बोला, सो दैट इज़ रियली वेरी थॉटफुल। इसके आपने जो भी अभी बताया, इट्स गिव्स अ ग्लिम्प्स, हमारे जो दर्शकों को भी एक आइडिया बनेगा कि दिल्ली का फ्यूचर अभी इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी इन द एंटायर नॉर्दर्न रीजन कैसे वो इवॉल्व होगा। मेरा दूसरा और एक क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ द टोल पॉलिसी। आजकल न्यूज़ में वो टोल के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। हमें भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअली इज़ इन द वर्क्स ऑफ फ्रेमिंग ए न्यू टोल पॉलिसी। फास्टैग के प्लान्स में भी बहुत चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं। आप अगर हमें कुछ बता सकें कि अगर एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव न्यू टोल पॉलिसी बन रही है और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टोल पॉलिसी में अभी जो हम नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिस पर हमने कुछ पायलट भी प्रारंभ किया है, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट सिस्टम हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि टोल का जो आप देखते थे पहले बड़ी-बड़ी लाइनें लगती थीं, जाम लगता था, वो एंट्री पॉइंट पर और एग्ज़िट पॉइंट पर स्कैनर्स और कैमरेज़ रहेंगे और जो नंबर प्लेट है उसको इस तरह से बनाया जाएगा कि उसकी रीडिंग से और फास्टैग की मदद से
टोल कटेगा जहाँ से एंट्री किया है और जहाँ एग्जिट किया है। जो व्यक्ति जितना ट्रैवल करेगा उसको उतना ही टोल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एएनपीआर जो सिस्टम है इसको हम जल्दी ही लागू करेंगे। अभी ये पायलट स्टेज पर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रैफ़िक कंजेशन भी रुकेगा और जिसको जितना ट्रैवल करना है वो उतना उसको पे कर पाएगा। बेसिकली पे पर किलोमीटर यूज अगर हम जी, अभी आपने सुना भी होगा कि हमने ईयरली भी एक पॉलिसी लागू की है जो 1 साल का 3000 रुपए का पेमेंट करें, तो उसमें वो 200 एंट्रीज़ फ्रॉम द टोल कर पाएगा। मतलब किसी भी टोल पर जाएँगे उस पीरियड के अंदर तो केवल 15 रुपए आपको पे करना है। अदरवाइज़ कई बार देखने में आता है कहीं पर 70-80 रुपए का टोल है, 100 रुपए का टोल है। तो वन टाइम कोई 1 साल में 3000 रुपए पे करके अगर वो कार्ड फिल अप करता है, तो केवल 15 रुपए एंट्री रहता है। तो बहुत से रिफ़ॉर्म्स भी किए जा रहे हैं और पब्लिक की सहूलियत के लिए भी काम किया जा रहा है कि जितना ट्रैवल करेंगे, उतना आप पे करेंगे। सर इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में स्पेशली इन द रोड सेक्टर इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट और फंडिंग होती है। एनएचएआई हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट। जो काम एनएचएआई कर रहा है एंड जितने पेस में एनएचएआई ने किया है इन द लास्ट 10-11 ईयर्स, एनएचएआई का डेट लेवल भी उस हिसाब से ऊपर गया है। 3 लाख के ऊपर, करोड़ के ऊपर भी एनएचएआई का डेट लेवल गया है। वो अभी थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन आगे जाके इन ऑर्डर टू एंश्योर कि एनएचआई एक हेल्दी स्टेट में रहे, फाइनेंशियल स्टेट में रहे, आप क्या हमें बता पाएंगे अभी हमने कि लगभग 85,700 करोड़ रुपए अपना डेब्ट कम किया है और जो हमारा ये बीओटी मॉडल है, इसको हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं ताकि हमारा डेब्ट लेवल और कम हो। इसके अलावा फर्दर हमने लोन लेना नहीं है, ऐसा भी तय किया है। हम जो रोड्स ऑलरेडी हमारे हाईवेज़ बने हुए हैं, उनको रीमोनेटाइज़ करने का भी हमारा प्लान है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको हमने इम्प्रूव काफ़ी कर लिया है और बेटर इसको हम जल्दी ही करेंगे। सर सर आज का एक आखिरी सवाल और एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड में, लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिसमें स्टेक होल्डर्स या इंडस्ट्री की एक राय भी रही है कि ये L1 मॉडल जो है इसमें या तो सुधार या रिफॉर्म लाना होगा, क्योंकि L1 मॉडल में एक क्वालिटी का एस्पेक्ट भी लाना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है, आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हम देख पाएँगे आगे जाके? देखिए एल-वन मॉडल तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल भी है और ट्रांसपेरेंट मॉडल भी है। लेकिन उसके बावजूद हम एज़ मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और ना करेंगे। रोड्स की क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए, इसमें हम एंश्योर करते हैं और जो भी कंसेशनर काम को टेक अप करेगा, उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर उस काम को पूरा करना है, नहीं तो पेनल क्लॉज़ेस भी हैं और इसके साथ-साथ टाइम फ्रेम के साथ-साथ क्वालिटी का भी ध्यान उतना ही रखना है। जहाँ हमारे जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स अगर हमें कहीं कोई फ़ोर्स मेजर है, कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें हम कंसेशनर्स को भी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स उनका भी ध्यान रखते हैं। क्वालिटी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ तक रोड एक्सीडेंट्स की बात है, हमने इसके ऊपर भी बहुत काम करने का प्रयास किया है। जो डार्क स्पॉट्स हैं, हमने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपने जो मेजर डार्क स्पॉट्स हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, उनको रिमूव करके और फर्दर डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ द रोड, अलाइनमेंट ऑफ द रोड, उस समय भी हम उसको एआई के माध्यम से भी हम देखना शुरू हुए हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी देखना शुरू हुए हैं कि मिनिमम एक्सीडेंट वाला एरिया टेकअप किया जाए। उसमें अगर कोई शार्प कर हमें बनने के बाद भी दिखता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद, साइंटिफिक सर्वे के बाद,
उसको ठीक करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने कोई रोड पर एक्सीडेंट है, हाईवे पर कोई एक्सीडेंट है, तो जो एक्सीडेंट में जिसको चोट लगी है, उसको 1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करना है। ये भी हमने अभी लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी जल्दी ही 15 अगस्त से हम इसको लागू करने जा रहे हैं। हमने 7 स्टेट्स में इसका पायलट किया, सक्सेसफुल पायलट रहा है। उसके लिए हर टोल पर या एक पर्टिकुलर माइलेज के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था है और उसके साथ-साथ नियर बाय हॉस्पिटल्स को अपने लूप में लेकर के, ताकि एक्सीडेंट होने के बाद जिनको चोट लगी है, उनको हमारी एम्बुलेंस के द्वारा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन है, हम नियर बाय हॉस्पिटल्स में पहुँचाएँ। अगर वहाँ पर इलाज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं उसके पास के, वहाँ पे भी पहुँचाया जाए और 7 दिन तक उनका इलाज, 1.5 लाख रुपए तक और 7 दिन तक का इलाज हम मुफ्त कर रहे हैं। ये हमने स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 15 अगस्त से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा सर, आपका बहुत धन्यवाद आज के दिन ईटी इंफ्रा के साथ ये कन्वर्सेशन करने के लिए, और आपने हमें एक बहुत अच्छा सा ग्लिम्स दिया है, एक डीप ग्लिम्स दिया है कि आगे जाके इंडियन रोड सेक्टर का डेवलपमेंट का पाथवे कैसा होगा। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।